हेलो एवरीवन। सो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 एंड इसके रिसेंट अमेंडमेंट्स कौन सी है, उसके कंप्लीट प्रोविजंस आज हम देखने वाले हैं। वैसे तो हमने एक सीरीज पूरा एक्ट्स एंड पॉलिसीज जो है एनवायरनमेंट की, उसका एक कंप्लीट सीरीज हमने स्टार्ट किया था, जिसमें ऑलरेडी एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 हमने कवर किया है, जिसका सेशन आप वीडियोज़ में जाके देख सकते हो। और इसी के जैसे हम आने वाले सेशंस में पूरे जितने भी एक्ट्स एंड पॉलिसीज़ हैं एनवायरनमेंट को लेके, वो काफ़ी डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो सब्सक्राइब करके रखना सो दैट आगे के सेशंस के नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शुरू करने से पहले थोड़ा बैकग्राउंड देखते हैं। इंडिया में बिफोर इंडिपेंडेंस देखा जाए या ब्रिटिश टाइम में देखोगे तो कुछ एक्ट्स थे वाइल्ड लाइफ रिलेटेड, जैसे वाइल्ड बर्ड्स एक्ट, वाइल्ड बर्ड्स एंड एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट। बट उतना प्रॉपर कंक्रीट प्रोविजंस नहीं थी और उतना जो एनिमल रिलेटेड कंजर्वेशन होना चाहिए, प्रोटेक्शन होना चाहिए, उतना था नहीं। इवन इसी वजह से हम देखते हैं कि 1970s तक काफ़ी स्पीसीज इंडिया में ऐसी थी जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो गई या फिर कुछ नष्ट भी हो गई थी। जैसे 1952 में आप जानते हो कि 52-53 में चीता भी नष्ट हो गए थे, एक्सटिंक्ट हो गए इंडिया से, एशियाटिक चीता। इवन एशियाटिक लायन होगा, टाइगर्स हो गए, एलिफेंट्स हो गए, इनके भी नंबर काफ़ी कम होते जा रहे थे। बट 1970s के बाद अगर आप देखोगे, मोर स्पेसिफिकली इन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, उसमें पहली बार हमने कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन ऐड किए कि जो एनवायरमेंट रिलेटेड थे, क्योंकि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में एनवायरमेंट रिलेटेड एज सच डायरेक्ट कोई प्रोविजंस नहीं थे। बट इस 42nd अमेंडमेंट से हमने आर्टिकल 51A जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो ऐड किया फॉर द सिटीजन, कि जो एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करे, नेचुरल एनवायरमेंटल जो पार्ट्स है उनको इम्प्रूव करे। एंड आर्टिकल 48 फॉर द स्टेट DPSP, जिसको हम कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसमें भी स्टेट्स को डायरेक्शन दिए गए कि आप जो भी हो सकते हैं एफर्ट्स लेने चाहिए टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरमेंट एंड सेफ गार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। इवन दो हमने जो सब्जेक्ट लिस्ट में फॉरेस्ट ये पार्ट था वो कॉन्करेंट लिस्ट में डाला, मतलब स्टेट और सेंटर दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बना दी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन को लेकर। तो काफ़ी स्ट्रिक्ट प्रोविजंस आफ्टर 1970-72 के बाद हमें देखने को मिली, और उसमें से एक पार्ट है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो 1972 में बनाया गया और काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्ट बना, वो हम आगे देखेंगे। इवन इस एक्ट के अंडर कुछ स्टैट्यूटरीज बॉडीज एंड ब्यूरोज बनाए गए, जैसे नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, जिसके हेड डायरेक्टली कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर। इवन दो स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, जिसके डायरेक्टर हो गए चीफ मिनिस्टर। इवन सेंट्रल जू अथॉरिटी, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी इन 2006, देन वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, एंड अपॉइंटमेंट ऑफ डिफरेंट वाइल्ड लाइफ वार्डन्स, या उनके क्या ड्यूटीज़ होगी, उनकी क्या पावर्स होगी, ये सभी चीज़ें इस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर लेके आ गए। जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, जिनके पास पावर से कि जो पॉलिसी बनाएंगे और उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। जूस के बारे में क्या लिमिटेशंस होने चाहिए, जू न्यू डिक्लेयर करना है या कुछ न्यूज़ जूज में अगर कोई एनिमल्स इंट्रोड्यूस करने हैं, या कुछ एनिमल्स जू से अगर कहीं ट्रांसलोकेट करने हैं या री इंट्रोड्यूस करने हैं वाइल्ड लाइफ एरियाज में, तो वो सारी चीज़ें इस एक्ट के ही अंडर आते हैं। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर ये सारे स्टैट्यूटरी बॉडीज या वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो जैसा एक ब्यूरो आता है। देन आफ्टर दैट इवन नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज, ये भी कहाँ से डिक्लेयर किए जाते हैं, कौन से एक्ट के अंडर डिक्लेयर होते हैं, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर ये डिक्लेयर होते हैं, नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस कि ट्रेड और कॉमर्स इन वाइल्ड एनिमल्स या एनिमल्स के रिलेटेड जो ट्रेड्स वगैरह हो गए, जैसे अभी चीता इंडिया में लेके आ गए, राइट, या कोई स्पीसीज इंडिया से कहीं ट्रांसलोकेट करनी है, तो उस रिलेटेड पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस ये इसी एक्ट के अंडर आता है। तो ये था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर जो मेन प्रोविजंस है, नेशनल पार्क सेंचुरी डिक्लेयर करना, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, सेंट्रल जू अथॉरिटी, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ये सारी स्टैट्यूटरी बॉडीज एंड ब्यूरोज इसके अंडर आते हैं। इसके अलावा अब इंपॉर्टेंट देखते हैं कि इस एक्ट के अंडर अब दो डिफरेंट प्रोविजंस है। एक तो ओल्ड प्रोविजन जिसमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो ओरिजिनल है, जिसमें शेड्यूल टोटल 6 शेड्यूल्स आते हैं, एंड अभी रिसेंट जो लास्ट ईयर अमेंडमेंट्स हुए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में 2022 में, उसमें हमने कुछ 2 शेड्यूल कम करके अभी टोटल बेसिकली मतलब सॉरी एक शेड्यूल कम करके अभी टोटल 5 शेड्यूल्स इसमें दिखेंगे। तो ये क्या है न्यू प्रोविजंस एंड ओल्ड प्रोविजन क्या है वो अब देखते हैं। जैसे ओल्ड प्रोविजन में मैंने बताया आपको, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो ओरिजिनल एक्ट है काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्ट है, तो उसमें टोटल 6 शेड्यूल्स आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें से पहला है शेड्यूल 1 विच इज़ हाई डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन। शेड्यूल 1 एंड 2 में हाई डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन होता है एनिमल्स को
ऐसे एनिमल्स इसमें है कि जिनको ज़्यादा थ्रेट है पोचिंग, हंटिंग, इलीगल ट्रेडिंग का, और जिनके नंबर्स भी काफ़ी कम होते जा रहे हैं, तो ऐसे एनिमल्स को हमने शेड्यूल 1 में रखा है। जैसे टाइगर होगा, एलिफेंट होगा, और भी आगे कुछ इंपॉर्टेंट स्पीसीज हम आगे देखने वाले हैं। तो इनको हाई डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन दिया जाएगा, एनी कंडीशन में इनको हंट करने का राइट्स किसी को भी नहीं होगा, या इनके रिलेटेड ट्रेड करने के राइट्स किसी को भी नहीं होंगे। अगर ऐसा होता है तो आप जानते हो सलमान खान का केस, राइट? तो जिसमें फॉर दैट क्राइम, कि अगर कोई हंटिंग करता है कोई डियर का या ब्लैक बक एक्सेट्रा, राइट, तो उसको रिगरस पनिशमेंट मिल सकती है, जो 3 to 5 years की पनिशमेंट, एंड इस एक्ट में लगभग 25,000 तक के फाइन्स थे। सो इसमें कुछ एक्सेप्शंस है कि अगर ह्यूमन लाइफ को थ्रेट होता है तो फिर उस एनिमल को हंट किया जा सकता है, बट दैट एक्सेप्शन वी विल डिस्कस लेटर। वो वाइल्ड लाइफ वार्डन को उसकी परमिशन होती है कि वो डिसाइड करे कि वो ह्यूमन लाइफ के लिए डेंजरस है या नहीं है, बट दैट इज एन एक्सेप्शन। बट डेफिनेटली ये रिगरस प्रोटेक्शन हमने शेड्यूल 1 में दिया था इन एनिमल्स को। जैसे शेड्यूल 1 में अब कौन से स्पीसीज आते हैं, तो आपके सामने लिस्ट है, जिसमें से इंपॉर्टेंट मैं कुछ बताऊंगा आपको, कि जैसे चीता है, ब्लैक बक है, ब्राउन एंटीलर डियर, संगई डियर जिसको हम कहते हैं, थमीन भी कहते हैं, ब्राउन बियर होगा, पैंगोलिन्स हो गए, दोनों भी प्रकार के, इंडियन एंड चाइनीज पैंगोलिन, ये सारे इंडिया में मिलने वाले स्पीसीज है। हुलॉक गिबन, डुगोंग, फिशिंग कैट, डॉल्फिन्स, जिसमें आप ब्राउन एंटीलर डियर ये देख सकते हो, एंड फिशिंग कैट जो कि स्टेट एनिमल है वेस्ट बंगाल का। जो नॉर्थ ईस्ट में मिलता है, हुलॉक गिबन, गोल्डन लंगूर, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में मिलता है। इन स्पीसीज का एक प्रकार से एक लिमिटेड एक्सटेंट है, इसलिए इनको काफ़ी प्रोटेक्शन दिया गया है। जैसे बाकी और भी है, एलिफेंट, लायन, वाइल्ड एस जो रन ऑफ कच्छ में मिलते हैं, एंड एशियाटिक लायन, इंडियन लायन, विच इज़ ओनली फाउंड इन गिर नेशनल पार्क है ना, तो उनको काफ़ी लिमिटेड एक्सटेंट है, काफ़ी लिमिट में इनके नंबर्स हैं। जैसे पिग्मी हॉक भी पहले क्रिटिकली एंडेंजर्ड थे, बट अब हमने अच्छे से कंजर्व किया, इसलिए अभी ये एंडेंजर्ड लिस्ट में आते हैं। तो इस प्रकार के ये सारे एनिमल्स आप देखोगे, जैसे ये पिग्मी हॉक है, रेड पांडा, देन आफ्टर दैट तिबेटियन वाइल्ड एस, टाइगर है, क्रोकोडाइल है, घड़ियाल है, हॉर्नबिल्स है, डिफरेंट प्रकार के टर्टल्स आते हैं। एंड एक इसमें कंफ्यूज हो सकता है कि जो बैट्स हम कहते हैं, कि बैट्स एक प्रकार से वर्मिन भी बोल के डिक्लेयर किए जाते हैं, क्योंकि इनसे प्लेग या डिफरेंट डिसीज फैल सकते हैं, बट बहुत रेयरली कोई बैट की स्पीसीज है जो शेड्यूल 1 में आती है, एंड वो है सलीम अली फ्रूट बैट एंड रॉन्गटन्स फ्री टेल्ड बैट। तो ये एक एक्सेप्शन में, इसलिए यहाँ पे मैंने पिक्चर रखा, ये प्लीज़ नोट करके रखें कि शेड्यूल 1 में कुछ बैट की स्पीसीज है, वो यही 2 ही स्पीसीज है, बाकी बैट्स मोस्टली हम वर्मिन्स में रखते हैं। अब वर्मिन क्या होते हैं वो आगे डिस्कस करेंगे। बाकी शेड्यूल 1 में आप देखोगे टैकिन और मिश्मी टैकिन कहते हैं, ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल जो नॉर्थ ईस्ट वेस्टर्न घाट, अंडमान निकोबार यहाँ मिलता है, ये ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल ऑल्सो। तो इस प्रकार से शेड्यूल 1 आता है, जिसमें रिगरस पनिशमेंट अप टू 3 to 5 years अगर इनको हंट किया जाता है, या अगर बैक टू बैक क्राइम या हैबिचुअल क्रिमिनल है तो उसको लगभग 7 साल तक की भी सजा दी जा सकती है, और लगभग 25,000 तक के फाइन्स हो सकते हैं। इवन शेड्यूल 2 में भी लगभग 3 to 5 years की सजा, एंड इसमें भी हाई डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन ही है। फाइन कुछ 10 से 15,000 तक आते हैं, बट इस शेड्यूल 2 में भी कुछ अदर सेकेंडरी स्पीसीज आती है। अब इसमें भी डिटेल जाने की जरूरत नहीं है। शेड्यूल 3 and 4 में थोड़ा लेसर डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन है, मतलब ऑलमोस्ट 1 year तक की कुछ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, एंड बाकी फिर पेनाल्टीज वगैरह कुछ हो सकता है जो 10 से 15,000 तक वेरिएट करेंगे। मतलब शेड्यूल 3 and 4 ये भी प्रोटेक्टेड है, बट थोड़ा लेस प्रोटेक्टेड है। देन आफ्टर दैट आता है शेड्यूल 5 यहाँ पे। तो शेड्यूल 5 में क्या है, अब देखो 1 to 4 हमने देखा कि जहाँ पे एक प्रोटेक्शन हमने प्रोवाइड किया है, हाई टू लेस प्रोटेक्शन, बट प्रोटेक्टेड 1 to 4 में आते हैं प्रोटेक्टेड एनिमल्स, या उनके क्राइम रिलेटेड इम्प्रिजनमेंट या फाइन की बात की जाती है। बट शेड्यूल 5 बताता है कि आप किस एनिमल्स को हंट कर सकते हो, या किनको आप मारोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि अभी कोई रैट होगा, माइस होगा, या फ्रूट बैट से अदर फ्रूट बैट जो हमने शेड्यूल 1 में देखे, उसके अलावा या कॉमन क्राउ हो गए, तो अगर इनको हंट भी कर लेते हैं तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इनकी वजह से कोई डिसीज स्प्रेड हो सकता है, या कुछ नुकसान हो सकता है। अगर एग्रीकल्चर एरिया वहाँ पे नुकसान हो सकता है, दे कैन कैरी द डिसीज ऑल्सो एंड डिस्ट्रॉय द प्लांट्स एंड फूड। तो शेड्यूल 5 में कौन से एनिमल्स आते हैं जो कि वर्मीन्स हैं, तो बेसिकली इनको हम हंट कर सकते हैं। उसके बाद अब ये वर्मिन क्या लिस्ट फिक्स है क्या, या ये एनिमल्स फिक्स है, तो देखो इसमें से कुछ तो फिक्स है, बट इस वर्मिन की लिस्ट जो है वो वोलाटाइल भी है, क्योंकि
एज पर द स्टेट वो डिफरेंट वर्मिन इसमें ऐड कर सकते हैं। 1991 तक ऐसा था कि स्टेट के पास पावर थी कि किस एनिमल को वर्मिन डिक्लेयर करना है, एंड 1991 के बाद वो राइट्स दे दिए सेंटर को। वाई? बिकॉज आप सभी जानते हो कि अगर स्टेट के पास पावर दी जाती है और वहाँ पे अगर समझ लो कि कोई एक पर्टिकुलर एग्रीकल्चर लैंड या विलेज है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एलिफेंट अगर न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं, वाइल्ड बोर अगर न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं, या टाइगर इनकेस अगर कई न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं, मतलब वहाँ पे नुकसान कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए, वहाँ की कम्युनिटी के लिए मे बी स्टेट थोड़ा इंटरेस्ट, लोगों के इंटरेस्ट में एक डिसीजन ले सकता है कि उसको वर्मिन डिक्लेयर करे। फिर उनको मारने के राइट्स आएंगे तो फिर वो नंबर बचेगी ही नहीं। तो दैट इज द पॉसिबिलिटी कि न्यूट्रल डिसीजन नहीं आ पाता था। इसलिए अभी तक हमने देखा कि 1991 तक काफ़ी सारे स्टेट्स ने जो एनिमल इवन उनके नंबर कम बच चुके हैं, एंडेंजर्ड हो चुके हैं, तो उनको भी वर्मिन में रखा था, इसलिए उनके एक्सटेंशन के चांसेस ज़्यादा थे। बट सेंटर ने इसमें फिर इंटरविन किया और 1991 के आफ्टर वर्मिन डिक्लेयर करने के राइट्स कंप्लीटली सेंटर ने अपने पास लिए। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट चेंज। तो वर्मिन डिक्लेयर करने के राइट्स आज के डेट में किसके पास है? सेंटर के पास है। जैसे चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन अंडर सेक्शन 11 है ना, तो जो हमने देखा शेड्यूल 1 में अगर इनकेस कोई एनिमल है बट उसको तो हंट कर नहीं सकते, एक्सेप्शनल कंडीशन में, जैसे मैंने बताया कि कोई बहुत ही ज़्यादा कम्युनिटी को वहाँ पे न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है, तो एक पर्टिकुलर टाइमिंग के लिए चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन बता सकता है कि कौन से एनिमल्स वहाँ पे कितने लेवल तक डेंजरस टू ह्यूमन लाइफ है। फिर इन दैट इमरजेंसी कंडीशन कुछ टाइम के लिए अलाउ कर सकते कि उसको हंट करे, फिर इररिस्पेक्टिव कि वो शेड्यूल 1 में भी है। बट बाकी सेंटर भी यहाँ पे मदद कर सकता है कि जैसे अभी नीलगाय है, तो नीलगाय बिहार के कुछ 20 डिस्ट्रिक्ट में न्यूसेंस क्रिएट कर रही थी, तो इसको पूरे इंडिया में वर्मिन डिक्लेयर करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अदरवाइज उसके नंबर फिर सब जगह पे कम हो जाएंगे। इवन वाइल्ड बोर भी देखोगे तो फिर उसका भी इम्पैक्ट हो सकता है कि हाँ, मतलब सब जगह पे डिक्लेयर कर दिया तो उनके नंबर ड्रास्टिकली डिक्रीज हो जाएंगे। तो इसलिए सेंटर कुछ समय के लिए एंड ओनली लिमिटेड लोकेशंस के लिए डिक्लेयर कर सकता है कि हाँ चलो ठीक है, ये एनिमल को हम कुछ टाइम के लिए वर्मिन्स में डिक्लेयर करते हैं। अगर इनका इन केस एक्सीडेंटली हो या डेंजरस टू ह्यूमन लाइफ बनने की वजह से अगर इनको हंट भी किया तो भी कोई इशू नहीं रहेगा। तो बेसिकली नीलगाय का आप जैसे एग्जांपल देख रहे हो बिहार का, इवन डिफरेंट मंकीज जो शिमला म्यूनसिपालिटी ने 2019 में कुछ इनको डिक्लेयर किया था एज अ वर्मिन। देन सिंस लास्ट ईयर केरला ऑल्सो डिमांडिंग कि वाइल्ड बोर जो होते हैं वो काफ़ी न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं वहाँ पे या नुकसान कर रहे खेतों को, तो उनको भी आप वर्मिन में डिक्लेयर करो। बट द थिंग इज दैट कि फिर इनको कंज्यूम भी किया जाता है, एज अ मीट इनका खाया भी जाता है, राइट। तो वहाँ पे वो डिफाइन नहीं हो पा रहा है कि सच में फॉर मीट हंट कर रहे हैं या फिर जो नुकसान हो रहा है उसके लिए हंट कर रहे हैं। बट सेंटर ने साफ यहाँ पे मना कर दिया कि नहीं, इस स्पीसीज को हम अलाउ नहीं करेंगे। तो बेसिकली ये राइट सेंटर के पास चले जाता है। तो सेंटर स्टेट यहाँ पे डिस्प्यूट हमेशा वर्मिन को लेके देखा गया है। तो ये थे आपके टोटल 5 स्केड्यूल जो एनिमल रिलेटेड है, जिसमें हमने देखा 1 to 4 जो है वो प्रोटेक्शन की बात करते हैं, एंड स्केड्यूल 5 ये हंट या वर्मीन्स की बात करता है। अब आता है स्केड्यूल 6 जो अकेला स्केड्यूल है जो प्लांट्स रिलेटेड आता है। सो व्हाट इज दिस एग्जैक्टली स्केड्यूल? इस पे क्वेश्चन भी आके गया है कि जो एंडेमिक प्लांट्स हैं जो सिर्फ इंडिया में ही मिलता है, तो इन प्लांट्स को प्रोहिबिट किया जाएगा कल्टीवेशन एंड प्लांटिंग से, क्योंकि शायद उनसे उस नेटिव इकोसिस्टम को नुकसान हो सकता है, एंड जो सिर्फ इंडिया में मिलता है उनको हाई डिग्री ऑफ हम प्रोटेक्शन रख रहे हैं। तो रेगुलेशन इन कल्टीवेशन ऑफ अ स्पेसिफाइड प्लांट इज रेस्ट्रिक्टेड एंड इट्स पोजीशन सेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इसको रेस्ट्रिक्ट करके रखा है। अगर बहुत ही ज़्यादा आप अगर परमिशन वगैरह लेते हो, कुछ पर्टिकुलर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज या रिसर्च लेवल पे चल रहा है, तो ही इनको अलाउ किया जाएगा, मतलब विथ प्रायर परमिशन ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, अदरवाइज इट इज़ नॉट अलाउड। ऐसे कुछ स्पीसीज कौन से हैं? तो देखो सभी एंडेमिक नहीं है, इसमें लिमिटेड कुछ एंडेमिक प्लांट्स है, जैसे बेडोम साइकैड है जो आप यहाँ देख पा रहे हो, ये फर्स्ट वाला। देन आफ्टर दैट ब्लू वांडा, ये जो राइट में दिख रही है। देन आफ्टर दैट कुथ नाम से एक आता है, ये दिस इज कुथ, KUTH, कुथ नाम से एक आती है। देन आफ्टर दैट लेडीज स्लीपर ऑर्किड नाम से ये एक स्पीसीज आती है। सो दिस इज अंडर द शेड्यूल 6। देन आफ्टर दैट देखो पिचर प्लांट एंड रेड वांडा देखते हैं। तो दिस इज पिचर प्लांट एंड दिस इज रेड वांडा। तो देख लेना, ब्लू वांडा, रेड वांडा, दिस पिचर प्लांट,
देन आपने देखा बेडम साइकैड कुथ नाम से ये स्पीसीज आता है। तो ये 6 स्पीसीज है, कोशिश करना है कि हमें इसको प्रीलिम से पहले देखना है और थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करो। तो टोटल 6 स्पीसीज आते हैं शेड्यूल 6 में, जो प्लांट स्पीसीज है, एंड दिस शेड्यूल इज रिलेटेड टू यस प्लांट स्पीसीज जिनको प्रोटेक्शन दिया जाएगा एंड जो एंडेमिक है और जिनको प्लांटेशन या उनका सेल ट्रेड करने के लिए अलाउ नहीं होगा। देन आता है, देखो अभी हमने ये देखे टोटल शेड्यूल 1 to 6 इन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। अब आता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल जो रिसेंटली हुआ है 2022 में, जो राज्यसभा लोकसभा दोनों में भी पास किया गया था। अब इसमें इन्होंने टोटल शेड्यूल्स को कम करके टोटल 5 कर दिया है, क्योंकि उन्होंने देखा कि शेड्यूल 1 and 2 ये लगभग सेम है, तो क्यों ना उसको एक ही कर दे। और शेड्यूल 1 and 2 जिसमें हाई डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन है, तो उनको उन्होंने एक ही इसमें रखा शेड्यूल 1 में, मतलब उनके एनिमल्स को एक ही करके उनको सेम लेवल ऑफ प्रोटेक्शन दिया। हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन अब रहेगा शेड्यूल 1 में। देन शेड्यूल 2 and 3 जो हमने 3 and 4 जो हमने देखा था, 3 and 4 जो प्रीवियस में था, जिनको थोड़ा सा लेसर डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन है, वो शेड्यूल 2 में डाल दिया। देन शेड्यूल 3 उन्होंने क्या रखा है, जो पहला शेड्यूल 6 था उसको 3 में कर दिया, मतलब प्रोटेक्टेड प्लांट स्पीसीज जो हमने देखे टोटल 6 स्पीसीज है जिनको प्रोटेक्शन की अभी जस्ट हमने बात की, तो वो आ गए शेड्यूल 3 में जो पहले 6 में थे। एंड शेड्यूल 4 ये कंप्लीटली न्यू ऐड किया है, जिसमें है साइट्स। तो साइट्स मतलब क्या है कि कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज, जो कि रिसेंटली आपने देखा होगा मीटिंग इसका पनामा में हुआ था, तो वो हमने अब शेड्यूल 4 में ऐड कर दिया। ओके, सो प्लीज पार्डन, तो यहाँ पे एक्चुअली शेड्यूल टोटल 4 है। एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस। ठीक है, तो टोटल अब 4 शेड्यूल कर दिए हैं। तो ये 4 शेड्यूल जो होगा वो साइट्स के रिलेटेड है। तो अब ये जो साइट्स का शेड्यूल है, तो वो ऐसा होगा कि जो यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड है, या उनमें भी 3 एनेक्स आते हैं, एनेक्स 1, 2, 3 इन साइट्स, कि जहाँ पे वो स्पीसीज को कैसे प्रोटेक्शन होगा, इलीगल ट्रेड अगर कहीं हो रहा है तो उनको कैसे प्रोटेक्शन, या बहुत एंडेंजर्ड एनिमल्स है तो उनके इंटरनेशनल ट्रेड कैसे होंगे, क्या होंगे। तो वो एनिमल्स को साइट्स में जो प्रोटेक्शन है, वही एनिमल्स को हमने यहाँ रखा शेड्यूल 4 में, सो दैट इंडिया शो कर रहा है कि हाउ वी आर लीगली बाइंडिंग दिस साइट एग्रीमेंट, एंड डायरेक्टली हमारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में हमने आपको स्थान दिया है। तो बेसिकली ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा, न्यू है शेड्यूल 4, याद रखें सभी। शेड्यूल 4 इज रिलेटेड टू ये साइट्स के स्पीसीज एज इट इज, या साइट्स का प्रोटेक्शन एज इट इज यहाँ पे रहेगा। तो अब ये न्यू चेंजेस है, जिसमें टोटल हमने अभी यस 4 किए हैं, जो पहले 6 थे, अब टोटल 4 शेड्यूल्स रहेंगे, है ना। प्लीज मेक करेक्शन दैट, शायद मैंने प्रीवियसली इसमें मेंशन किया था टोटल 5, बट इट इज़ 4। सॉरी फॉर दैट। सो बाकी अब इसमें न्यू वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अमेंडमेंट बिल में हमने देखा कि जो प्रीवियस इसमें प्रोविजंस थे, तो उसमें जो 3 से 7 साल तक की सज़ा थी, डिपेंड्स शेड्यूल 1 और 2 और 3, 4 में, बट अब वो इम्प्रिजनमेंट तो सेम रखा है अप टू 7 ईयर्स। बस यहाँ पे फाइन बढ़ाया गया है, जो 25,000 का कुछ फाइन था वो अब 1 लाख रुपए तक कर दिया गया है। एंड जिसमें हमने देखा शेड्यूल जो अभी सेकंड किया है, जिसमें लेसर प्रोटेक्शन जिनको होगा, या लेसर फाइन्स वगैरह होंगे, तो उन एनिमल्स के लिए जो पहले 10,000 तक फाइन थे, वो अब 25,000 तक कर दिए गए। तो ये नॉर्मल चेंजेस अभी इसमें हुआ है कि फाइन्स भी 1 लाख तक कर दिए हैं लगभग, एंड इम्प्रिजनमेंट वो सेम रखा है 3 to 7 ईयर्स का। तो ये था। बाकी एलिफेंट शेड्यूल 1 में, मतलब ओनली ऐसा एनिमल आता है कि जो शेड्यूल 1 में भी है और इसको अलाउ किया है एज अ ओन लीगली बाय मीन्स ऑफ इनहेरिटेंस, या गिफ्ट एज आप दे सकते हो, या उसको पाल सकते हो, राइट। ऐसा बाकी कोई एनिमल नहीं देखा कि आप जिसको शेड्यूल 1 में है बट उसको आप पाल रहे हो, राइट। बट इट इज़ अलाउड, क्योंकि ये इंडिया के एक रिलीजियस कल्चर से भी बिलोंग करता है, तो इसलिए एज अ पहले, वैसे तो इसको पहले व्हीकल भी कहते थे। उसके बाद यहाँ पे देखो, इट इज़ द ओनली एनिमल इन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल 1 दैट कैन ओन लीगली बाय मीन्स ऑफ इनहेरिटेंस और गिफ्ट, है ना, सिर्फ इनहेरिटेंस और गिफ्ट से आ सकता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। जो मेरा एक सेशन है जिसमें ऑल एलिफेंट रिजर्व, उसमें ये इनिशियली मैंने एक्सप्लेन किया है कि वहाँ पे कौन से क्या अवेलेबल होंगे एक्सेट्रा। एनीवेज, बाकी फिर एंडेमिक इन्वेजिव जो प्लांट्स है उनको लेके कैसे कंट्रोल करना है, ये एक्ट्स में भी वो सिमिलरली मेंशन किया है कि जो इन्वेजिव स्पीसीज होती है, जो बाहर से इन्वेड करके आती है और नेटिव इकोसिस्टम को बर्बाद करती है, तो उसका
रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर एम्पावर किया सेंट्रल गवर्नमेंट टू रेगुलेट और इम्पोर्ट, है ना, मतलब रेगुलेट जो है तो वो स्टॉप करना है, इनके रिलेटेड इम्पोर्ट करना है, तो रेगुलेशन जो होगा वो हाई लेवल पे रेगुलेशन करना है, और जो इन्वेजिव स्पीसीज है उनको बढ़ने से रोकना है ना, वो उनका यहाँ पे ये होगा, मतलब मेन पावर्स इनको दिए गए हैं। तो बेसिकली अब हमने देखा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो पुराना है, इसमें हमने देखा 1 to 6 क्या स्केड्यूल्स हैं, और नए इसमें हमने देखा 1 to यस दैट इज़ 4, टोटल 4 न्यू स्केड्यूल्स क्या आ चुके हैं वो हमने देखा। तो दैट इज़ सफिशिएंट रिलेटेड टू वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो इसी प्रकार से हम आगे का भी देखेंगे, स्केड्यूल कवर करेंगे, और अभी के लिए एक अनअकैडमी ऐप पे देखो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, जिसमें अभी हमारा एक फ्री क्लासेस, स्पेशल क्लासेस में एक सीरीज चल रही है कि जो ऑल नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया, सो वो भी आप एक्सेस कर सकते हो, ज़रूर उसको देख लेना। बाकी यू कैन यूज़ द कोड सुमित के लाइव, एंड राइट नाउ कुछ ऑफर्स चल रहे हैं जो ऑलमोस्ट 50% ऑफ एंड 6 मंथ एक्सटेंशन भी आप अवेल कर सकते हो। एंड न्यू बैचेस 17 तारीख से अभी स्टार्ट हो रहा है, मतलब ऑलरेडी हो चुका है, तो उसको भी आप एक्सेस कर सकते हो। न्यू फाउंडेशन बैच ऑलरेडी स्टार्टेड, इवन नवंबर 26 को सुबह 11 बजे एक अल्ट्रा कॉम्बैट टेस्ट होगी जिसमें आप स्कॉलरशिप वगैरह जीत सकते हो, तो बिल्कुल उसको सब्सक्राइब करें, एंड यू कैन ऑल्सो टेक द ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन। ओके, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। जो नेक्स्ट सेशन होगा तो उसमें हम बाकी के एक्ट्स यहाँ पे कवर करेंगे। जो नेक्स्ट एक्ट होगा वो दैट विल बी बायोडायवर्सिटी एक्ट, काफ़ी डिटेल में होगा। तो आज जो भी हमने देखा है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, तो प्लीज़ उसको रिवाइज करें, क्योंकि ये जो भी टोटल 6 शेड्यूल्स है इस पर प्लस माइनस क्वेश्चन बन सकते हैं। और न्यू शेड्यूल्स में जो क्या चेंजेस आए हैं दैट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। टोटल न्यू 4 क्या है, एकदम सिंपल है। 1 and 2 जो है हमने उसको क्लब करके 1 में किया है, 3 and 4 को क्लब करके 2nd में किया है, जो 6 था प्लांट रिलेटेड उसको 3 में किया। अब इसमें से निकाल क्या दिया है वो वर्मीन, क्योंकि वर्मीन के राइट वैसे भी सेंटर के पास है, और सेंटर वो पूरे इंडिया में नहीं करता राइट, तो वो पर्टिकुलर लोकेशन के लिए, इसलिए वर्मीन को अब है ना कोई स्केड्यूल इन्होंने यहाँ पे नहीं रखा है, वो तो जैसे नीड होगी, जिस जगह पे नीड होगी उसके अकॉर्डिंगली वो डिक्लेयर किया जाएगा। तो इसलिए वर्मीन निकाल के फिर अब 4th में हमने क्या किया, एक अलग से साइट्स ऐड किया। तो टोटल 4 ये न्यू क्या है दैट यू शुड नो। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।